नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस ने कल दलित स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। पुलिस ने यात्रा को रोक दिया था। वहीं कई नेताओं ने लखनऊ में कांग्रेस पार्टी कार्यालय से हजरतगंज तक दलित स्वाभिमान यात्रा निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि कल के दिन पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था और इसके स्वरूप में दलित स्वाभिमान यात्रा निकाली गई थी। हालांकि इस दौरान पुलिस ने हजरतगंज चौराहे पर रोककर उनको वापस भेज दिया। बताते चलें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस समेत विभिन्न दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा कर रही हैं। तो कांग्रेस ने कल स्वाभिमान यात्रा निकाली। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हजरतगंज में ही रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में खासा नाराजगी भी दिखी। 2022 के चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर चुकी हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा सभी मैदान में उतर चुकी हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो राज्य में सभी अफगान छात्रों को यथासंभव सहायता मुहैया कराएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस संबंध में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अफगानिस्तान की स्थिति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में चौटाला ने कहा कि अफगान छात्रों को हरियाणा में पढ़ाई, भोजन या रहने की जगह के संबंध में कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ संवाददाताओं से बात करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति सामान्य होने तक छात्रों को फीस में छूट और पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी सभी सहायता उपलब्ध कराई जाएंगी। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया है। राज्य में रह रहे अफगानी छात्रों को सभी तरह की सहायता प्रदान की जाएगी। यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई को लेकर भी मदद करेगी सरकार। इसके लिए सभी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को निर्देश दिए गए हैं। कोरोना वायरस का अब एक नया स्वरूप AY12 सामने आया है। वैज्ञानिक पहले इसे डेल्टा का ही भाग मान रहे थे, लेकिन इसकी सक्रियता की वजह से वैज्ञानिकों को इसे अलग से वर्गीकृत करना पड़ा है। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने अब नए स्वरूप को लेकर चिंता बढ़ गई है और देश भर की प्रयोगशालाओं से कहा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान AY12 म्यूटेशन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी रख रहे इंसाकॉग ने भी सभी प्रयोगशालाओं के लिए अलर्ट जारी किया है। तो कोरोना लगातार रंग बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है और AY12 ने अब वैज्ञानिकों की चिंता और अधिक बढ़ा दी है। एक नया वर्ग सामने आया है कोविड-19 का, AY12। कोरोना के बदलते स्वरूप से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। देश भर में एक बार फिर कोरोना तबाही मचाने के लिए तैयार है और इस महामारी से निपटने के लिए वैज्ञानिकों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा, क्योंकि लगातार कोरोना अपना रंग भी बदल रहा है। एक नया वेरिएंट सामने आया है कोरोना का, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है।
कोरोना संक्रमण को थामने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल उड़ानों पर बैन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक की तरफ से सर्कुलर में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो और स्पेशल फ्लाइट ऑपरेट होती रहेंगी। वहीं डीजीसीए ने यह भी कहा कि चुनिंदा रूट्स पर शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स को चलाने की इजाजत दी जा सकती है। ऐसा हालात के मुताबिक किया जा सकता है। कोरोना के चलते इंटरनेशनल फ्लाइट्स पिछले साल 23 मार्च से स्थगित हैं और इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स चलाई गईं। मई 2020 से चलाई गई इन फ्लाइट से कोरोना के चलते विदेशों में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 30 सितंबर तक पाबंदी लगा दी गई है। बाहर से आने वाली सभी उड़ानें रद्द रहेंगी। डीजीसीए ने इसको लेकर सर्कुलर जारी किया। इंटरनेशनल कॉमर्शियल उड़ानों पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि यात्री विमान आते रहेंगे। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश भर में, जिसको लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट्स अब 30 सितंबर तक बंद रहेंगी। डीजीसीए ने सर्कुलर जारी करके आज ब्रज सहित पूरे देश और विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान के अधिकारियों ने बताया कि कोविड की वजह से इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद नहीं देने का फैसला किया गया है। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती की विशेष व्यवस्था की गई है। आज आधी रात से दर्शन शुरू होंगे। मंगल दर्शन साल में एक बार महज 2 घंटे के लिए होते हैं। वहीं उधर दिल्ली के मंदिरों में कोरोना के चलते भक्तों के बिना पूजा होगी। दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि जन्माष्टमी के त्योहार को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा लोगों से कोविड से बचाव के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने दोपहर करीब 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से मथुरा पहुंचेंगे। वो यहां रामलीला मैदान के निकट बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे और रामलीला मैदान में बनाए गए सांस्कृतिक मंच पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की औपचारिक शुरुआत करेंगे। नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बताया गया कि योगी इस दौरान करीब 1 घंटा मंच पर बिताएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर भगवान के दर्शन के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर पहुंचेंगे। इसके बाद वो करीब 5:15 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते भक्त इस बार भी मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। वहीं मथुरा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुंचेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। लगभग दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाजार सज चुके हैं। हालांकि महंगाई के चलते बाजार की रौनक जरूर फीकी पड़ी है। खरीदार नहीं पहुंच रहे। बढ़ती महंगाई और कोरोना का खतरा कहीं ना कहीं इससे त्योहार की रौनक जरूर फीकी पड़ी है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी हैं। मथुरा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ, माफ कीजिएगा, हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। शहबाज, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर रहेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन पूजन भी करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। क्या कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं इस वक्त
क्या कुछ जानकारी देंगे? जी अदिति, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आपको कि जिस तरीके से जन्माष्टमी का ये जो त्योहार है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है वो मनाया जाता है हर साल मथुरा में, और जिसको लेकर तैयारियां इस बार भी काफी कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वो लगा हुआ है, इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही काफी लिमिटेड लोगों को आने जाने की अनुमति दी गई है। और प्रसाद पे इस बार बता दूं कि प्रसाद पे जो रोक है, थोड़ी सी रोक लगाई गई है। जी अदिति। शहबाज, वहीं देखा जाए तो बीते 2 साल से जो जन्माष्टमी की रौनक है, त्योहारों की रौनक की अगर बात की जाए तो कुछ फीकी नजर आ रही है कोविड के चलते। इस बार भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लागू है, तो ऐसे में भक्त दर्शन कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। जी अदिति, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जन्माष्टमी का जो त्योहार था उसको देखते हुए नाइट कर्फ्यू में कुछ ढील जो है वो कल देर रात जारी की गई थी प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि जन्माष्टमी के जैसे त्योहार को देखते हुए थोड़ी सी ढील दी जाए, क्योंकि देर रात त्योहार ये इसकी जो रौनक है वो देर रात से ही शुरू हो जाती है। और हर साल जिस तरीके की बात आप कह रही थी कि हर साल जो त्योहारों की जो रौनक है वो कहीं ना कहीं बीते 2 सालों से फीकी पड़ती हुई दिखाई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता चला गया। उत्तर प्रदेश में खासतौर से इसकी दूसरी लहर की जो स्थिति थी वो बेहद नाजुक देखी गई, जिसके चलते हुए कई त्योहार ऐसे रहे जो लॉकडाउन में लोगों को घरों में ही गुजारने पड़े। जी शहबाज, लेकिन आज प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश दिया जाए। जी बिल्कुल अदिति, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में उत्तराखंड में जिस तरह का कुंभ का आयोजन किया गया था, वहां पर एक पुलिस कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वैसे ही ठीक चैलेंज आज जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में भी देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो भक्त होते हैं वो हर साल वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। हजार कोशिशों के बावजूद भी पुलिस की जो भक्त होते हैं वो वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम पर कुंभ के दौरान जो है वो देखा गया था, उत्तराखंड में तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन कुछ लोग थे जो फर्जी कोरोना की रिपोर्ट लेकर वहां पहुंचे थे। तो साथ ही यहाँ पर भी ऐसी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि पुलिस कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि ऐसे में खुले तौर पर ये आदेश दे देना कि जो दर्शन करने के लिए जो इजाजत दे दी गई है। जी बिल्कुल शहबाज, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जरा सी लापरवाही बेहद भारी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ढील दी गई है, ऐसे में बड़ी चुनौती यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी होगी कि किस तरीके से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरी तरीके से दर्शन पूजन किया जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश में भीड़ के तालिबानी सजा देने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। मध्य प्रदेश के नीमच में चोरी के कथित आरोप में एक आदिवासी युवक के साथ बेरहमी से हुई मौत की घटना से सारा देश स्तब्ध है। इस घटना में 8 नामजद लोगों में से ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भीड़ की हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ लेंगे कि लोग ऐसा करने से पहले 17 बार सोचेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति से पहले 17 बार सोचें। अपराधियों को कुचल कर रख दिया जाएगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो मध्य प्रदेश से मॉब लिंचिंग की ये घटना सामने आई है। पूरी मानवता को शर्मसार करती हुई ये तस्वीर, किस तरीके से एक युवक को घसीट कर मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये तस्वीर अपने आप में कई बड़े सवालात खड़े कर रही है। आपको बता दें कि 8 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, लेकिन जिस तरीके की ये तस्वीर सामने आई है, वीडियो सामने आया है, कितनी बेरहमी से एक युवक को सड़क पर घसीट कर पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है, और इसको बचाने के लिए भी यहां पर कोई नहीं आता। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर ये तस्वीर सवालिया निशान खड़े कर रही है। सरकार की सिस्टम के ऊपर
बीच सड़क एक युवक को बेरहमी से मारा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर से मामलों की अंतिम सुनवाई प्रत्यक्ष रूप से करने के लिए एसओपी जारी कर दी है। इसके साथ ही कोरोना मानदंडों को पालन करने के मद्देनजर मंगलवार से बृहस्पतिवार तक मिश्रित विकल्प इस्तेमाल किया जाएगा। ये मानक प्रक्रियाएं प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण के निर्देश पर जारी की गई हैं। उन्होंने बार निकायों की मांग और अनुरोध पर विचार करने के लिए गठित न्यायाधीशों की समिति की सिफारिशों पर ध्यान करने के बाद ये फैसला किया है। कोरोना के कारण बीते साल मार्च से शीर्ष कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामलों की सुनवाई कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से कई बार निकाय और फिर वकील से प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने की मांग कर रहे थे। पहाड़ी से गिरने के कारण 10 साल तक बिस्तर पर रहने वाले डिस्कस थ्रो एथलीट विनोद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में एशियाई रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की F52 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, लेकिन उनके विकार के क्लासिफिकेशन पर विरोध के कारण वो जीत का जश्न नहीं मना पाए। बीएसएफ के 41 साल के जवान ने 19.91 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से तीसरा स्थान हासिल किया। वो पोलैंड के पियोट्र कोसेविच और क्रोएशिया के वेलिमीर सेंडोर के पीछे रहे, जिन्होंने स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए। हालांकि विरोध किसी अन्य प्रतिस्पर्धी द्वारा किया गया है, जिसने F52 के उनके क्लासिफिकेशन पर आपत्ति जताई है। विरोध का आधार अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया 22 अगस्त को पूरी हुई थी। बताते चलें कि F52 स्पर्धा में वो एथलीट हिस्सा लेते हैं जिनकी मांसपेशियों की क्षमता कमजोर होती है, उनके मूवमेंट सीमित होते हैं, हाथों में विकार होता है या पैर की लंबाई में अंतर होता है, जिससे खिलाड़ी बैठकर प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेते हैं। रीढ़ की हड्डी में चोट वाले या ऐसे खिलाड़ी जिनका कोई अंग कटा हो, वे भी इसी वर्ग में हिस्सा लेते हैं। तो विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है, लेकिन इस पर जीत का जश्न नहीं मना सके, क्योंकि क्लासिफिकेशन के विरोध के कारण अभी उनका पदक रोक दिया गया है। इस पर फैसला होना अभी बाकी है। अफगानिस्तान से अफगान नागरिकों और दूसरे देशों के नागरिकों की निकासी जारी रहेगी। अमेरिका सहित करीब 100 देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि तालिबान ने अफगानों और उनके नागरिकों को सुरक्षित देश से बाहर जाने का आश्वासन दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से बयान जारी किया गया है। अमेरिका ने कहा कि हम अफगानी नागरिकों को ट्रैवल दस्तावेज जारी करते रहेंगे और हमें विश्वास है कि तालिबान अपने बयान पर कायम रहेगा, जिसमें उसने कहा है कि नागरिक अफगानिस्तान से बाहर जा सकते हैं। तालिबान ने खुद इसे लेकर सार्वजनिक बयान दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।